नमस्कार। अपने शैशव काल में मेरे समान आप में से भी कईयों ने गुनगुनाया होगा, 80 घाव लगे थे तन में लेकिन व्यथा नहीं थी मन में। युद्धों में एक भुजा, एक आँख, एक टांग खोने व अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। तो आइए इस श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं राणा सांगा और बाबर के प्रारंभिक जीवन से। हमारे नायक तो राणा सांगा ही हैं, अतः पहले उनकी ही चर्चा। मेवाड़ के इतिहास में सब कुछ आदर्श नहीं था, सब कुछ अच्छा भी नहीं था। प्रतापी महाराणा कुंभा जब एक दिन कुंभलगढ़ किले के पास स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में पूजन कर रहे थे, तभी उनके बेटे उदय सिंह प्रथम ने उनकी हत्या कर दी। बुढ़ा न जाने कौन सा अमर फल खाकर आया है, मरता ही नहीं। मैं क्या खुद बुढ़ा हो जाने के बाद राजा बनूंगा? बस करवा दी हत्या, और बड़ा बेटा होने के कारण शासक भी बन गया, किंतु लोग उससे घृणा करते रहे। कुंभा जैसे महान राजा के हत्यारे को आखिर कौन मेवाड़ का राणा स्वीकार करता? मेवाड़ के सरदारों ने कुंभा के दूसरे बेटे रायमल को उसकी ससुराल ईडर से बुलवा लिया। पिता को दिए अपने वचन का पालन करते हुए राज्य का अधिकार त्यागने वाले कलयुग के भीष्म चूंडा भी मांडू से आ गए। युवराज चूंडा की अमर गाथा हम पूर्व में प्रकाशित कर चुके हैं, लिंक स्क्रीन पर और वीडियो के अंत में देखी जा सकती है। दाड़िमपुर के पास हुए युद्ध में पराजित होकर उदय सिंह ने कुंभलगढ़ के अजेय किले में शरण ली, तो वहां से उसके ही सरदारों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उदय सिंह ने मांडू के सुल्तान की शरण ली, किंतु उसे उसकी करनी का फल मिलकर ही रहा। 1473 में आसमानी बिजली गिरने से उसकी मौत हुई। उस क्रूर और अलोकप्रिय राजा के मरने के बाद राणा कुंभा के दूसरे बेटे राणा रायमल ने गद्दी संभाली व मालवा के सुल्तानों के आक्रमण को 2 बार विफल किया। रायमल के पृथ्वीराज, जयमल व संग्राम सिंह सहित 13 पुत्र थे। सबसे बड़े पृथ्वीराज और रायमल के चहेते बेटे जयमल के साथ हुए संघर्ष में तीसरे संग्राम सिंह की तरुणाई में ही एक आंख फूट गई। संघर्ष का कारण भी विचित्र है। एक महात्मा ने तीनों राजकुमारों द्वारा भविष्य पूछे जाने पर संग्राम सिंह के प्रतापी सम्राट होने की भविष्यवाणी कर दी, तो गुस्साए दोनों बड़े भाई छोटे संग्राम सिंह की हत्या करने पर ही आमादा हो गए। फलस्वरूप इतिहास प्रसिद्ध उस राणा सांगा को जान बचाने के लिए मेवाड़ ही छोड़ना पड़ा। लेकिन महात्मा की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई और दोनों बड़े राजकुमार अपने पिता राणा रायमल के जीवन काल में ही स्वर्ग सिधार गए। अंततः संग्राम सिंह उपाख्य राणा सांगा ने 24 मई 1509 को मेवाड़ की सत्ता संभाली। अब एक नज़र बाबर के प्रारंभिक जीवन पर। आज के उज्बेकिस्तान का छोटा सा शहर है फरगाना, जहां का शासक था उमर शेख मिर्जा। उसकी काबिलियत केवल यह थी कि उसका ससुर यूनुस खां मंगोल लुटेरे चंगेज खान का वंशज था, और जैसा कि बाद में प्रमाणित भी हुआ, उसकी पत्नी कुतलुग निगार खानम ने ही बाबर की मां के रूप में इतिहास में जगह बनाई। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मिर्जा, मिर्जा अर्थात अदना सा सामंत। तो उमर शेख ख्वाब भले ही बड़े बड़े देखता हो, किंतु कुव्वत नहीं थी। उसका बड़ा भाई अहमद मिर्जा समरकंद और बुखारा का शासक था, जिससे यह उमर शेख कुड़ता रहता था। जैसे ही ससुर मरे, साले भी फरगाना पर कब्जे के लिए चढ़ दौड़े, और उमर शेख ने जान बचाने के लिए
एक पहाड़ी किले में शरण ली। दुर्भाग्य ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा और एक मकान उसके ऊपर गिर गया। उसकी जीवित ही कब्र बन गई। उस समय उसके बेटे बाबर की आयु महज 11 वर्ष थी। उमर शेख की मौत से इतना अवश्य हुआ कि मामा तो वापस हो गया, किंतु चाचा से अदावत बनी रही। चाचा भी जल्द ही परलोक सिधार गया और उसके बेटों में गद्दी को लेकर सर फुटौल शुरू हो गई और बिल्लियों की लड़ाई में बंदर की पौ बारा। इसी तर्ज पर नतीजा यह निकला कि समरकंद पर उज़्बेक सरदार शेबानी खां काबिज हो गया। बाबर ने उससे समरकंद छीनने की कोशिश की तो नतीजा यह निकला कि उसे फरगाना से भी भागना पड़ा। इतना ही नहीं तो जान बख्शी के बदले अपनी बहन का निकाह भी शेबानी खां से करवाने को विवश होना पड़ा। 19 वर्षीय इस बेघरबार तरुण बाबर को कई बार तो फाके कशी करनी पड़ी तो कई बार गांवों में मांग कर रोटी का जुगाड़ करना पड़ा। लेकिन स्थिति बदली तो हैरत की बात है कि वह भी शेबानी खां के कारण ही बदली। शेबानी खां एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। किस्मत ने उसे समरकंद का शासक बना दिया था, किंतु इससे उसे संतोष नहीं था। उसने कुंदुज के गवर्नर खुसरो शाह को हराया और उसकी सेना भंग कर दी। इसके कारण यह हुआ कि बहुत से दस्ते उसकी सेना के बाबर से जा मिले। इस नए सैन्य दल की मदद से बाबर ने नए क्षेत्र की ओर रुख किया और आसानी से काबुल और कंधार पर कब्जा जमा लिया। इस दौरान ईरान के शाह इस्माइल सक्वी ने बाबर के जानी दुश्मन शेबानी खान का खात्मा कर दिया। तो बाबर ने उससे संधि कर ली और शाह की मदद से समरकंद पर कब्जा करने की अपनी साध भी पूरी कर ली। शाह की कृपा पाने के लिए बाबर सुन्नी से शिया हो गया। शिया होने से उसे लाभ भी हुआ और हानि भी हुई। लाभ तो यह हुआ कि ईरानियों ने उसे बंदूक और तोपों का प्रयोग सिखाया। तो हानि यह हुई कि उसका शिया होना इलाके के सुन्नी लोगों को गवारा नहीं हुआ और शाह जैसे ही ईरान वापिस हुआ, बाबर को भी उज़्बेक नेता अब्दुल्ला खान ने 1513 में समरकंद से खदेड़ दिया। ध्यान दीजिए, समरकंद से ऐसा खदेड़ा कि बाबर फिर कभी भी अपने पूर्वजों की उस सरजमी पर नहीं लौट सका। वह नए जीते हुए क्षेत्र काबुल को लौटा, लेकिन वहाँ अफगानिस्तान में भी उसकी राह आसान नहीं थी। उसे कदम कदम पर स्थानीय अफगानों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। किंतु 1514 में उसे उस्ताद अली नामक एक तुर्क तोपची की सेवाएं प्राप्त हो गईं, जिसकी दम पर उसने अफगानिस्तान में विद्रोहियों को रौंद डाला। लेकिन विद्रोही थे कि हार मानने को तैयार नहीं थे। संघर्ष चलता रहा और उसके साथ ही बाबर को अपने सैनिकों को पारिश्रमिक भुगतान भी कठिन हो गया। अतः अपने पूर्वज तैमूर की तरह ही भारत को लूटने की अंततः उसने योजना बनाई। रेगिस्तानी उजाड़ इलाके से निकलकर सरसब्ज और समृद्ध भारत भूमि पर आक्रमण करने की उसकी इच्छा हुई। 1519 में उसे जब एक और तुर्क तोपची मुस्तफ़ा मिल गया तो उसने भारत की ओर कूच कर दिया। कहानी अभी आगे भी है, देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।